आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के मोस्ट 15 क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश या धारा? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का क्या होता है? मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो रॉकेट जो काम करता है वो न्यूटन के तृतीय नियम के ऊपर काम करता है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है, ये भी अपने को याद रखना। और तृतीय नियम होता क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती। द्वितीय नियम में क्या बताया गया है? द्वितीय नियम जो है इसको संवेग का नियम कहा गया है। संवेग का नियम। और द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर ma। न्यूटन का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम। प्रथम नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये अपने को याद रखना। तो इस प्रश्न में पूछा गया था रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, बल गुणनफल है। बल जिसको अपन फोर्स F से प्रदर्शित करता है वो किसका गुणनफल है? तो अभी मैंने आपको पता है सेकंड क्वेश्चन में F बराबर होता है ma। m क्या होता है? मास मतलब द्रव्यमान, और a क्या होता है? त्वरण। तो आपको बताना है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, द्रव्यमान और त्वरण का होता है, या वेग और भार का होता है, या भार और त्वरण का होता है। तो बल गुणनफल किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का है। यहाँ पर F क्या है? बल है, बल है। m है आपका द्रव्यमान, और a है आपका त्वरण, और ये क्या है? इनटू में है, तो गुणनफल है F बराबर ma, द्रव्यमान और त्वरण का। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस, या 4 डिग्री सेल्सियस? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आपेक्षिक वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, या घर्षण की अधिकता के कारण? तो आपको बताना है कि हम दलदली जो सड़कें होती है उस पर क्यों फिसलते हैं, किसके कारण से फिसलते हैं। तो दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण है घर्षण की कमी। घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस घटना का द्योतक है, या यह किस घटना का सूचक है? गर्म मौसम, आंधी की संभावना, सर्द मौसम, या शुष्क मौसम? तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये जो है किस बात का सूचक होता है? तो ये आंधी की संभावना का सूचक होता है। बैरोमीटर जो शब्द आया है इससे क्या किया जाता है? वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। अब यहाँ पारा का शब्द आया है। पारे की अधिकता, पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऐसा भी प्रश्न पूछ ले आपको। अधिकता से रोग, तो पारे की अधिकता से रोग होता है वो होता है मिनी माता रोग। मिनी माता रोग। पारे को
मरकरी भी कहा जाता है। पारे का संकेत होता है Hg। ये अपने को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है, या उसका आकार किस कारण से गोलाकार होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्था के कारण, या गुरुत्व के कारण। तो बारिश की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में परिवर्तन होगा। अणु की चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, उसका भार बढ़ जाएगा, या भार घट जाएगा। तो जब वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणुओं की क्या हो जाएगी? चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9, ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक है सेल्सियस, केल्विन, सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट। तो ताप का एसआई मात्रक जो है वो केल्विन है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में, तो वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको 37 डिग्री माना जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मनुष्य के शरीर का तापमान। अब ये इकाई में बताया, डिग्री सेल्सियस में बताया। अगर केल्विन में पूछा जाए तो केल्विन में होता है 98.6। ये 1 मिनट, इसमें ये फ़ारेनहाइट में होता है। 1 मिनट, थोड़ा गलत हो गया। केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये शरीर के तापमान भी अपने को याद रखना है। और हमसे प्रश्न पूछा गया था ताप का एसआई मात्रक, तो वो होता है केल्विन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा। तो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें जो ऊर्जा रहती है वो रहती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब गतिज ऊर्जा की बात हुई है तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है E के बराबर 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले की बात की जाए तो EP पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला आता है mgh। यहाँ m क्या है? यहाँ m जो है वो द्रव्यमान है, g जो है वो क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण। और h जो है वो h क्या है? आपकी ऊंचाई है। और इसमें भी ये द्रव्यमान है, और ये v क्या है? वेग है। तो घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? तो ये रहती है स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 11, न्यूनतम संभव ताप है, मतलब सबसे न्यूनतम संभव मान क्या है? -273 डिग्री, 0 डिग्री, -300 डिग्री, 1 डिग्री। तो न्यूनतम संभव ताप जो है वो है -273 डिग्री। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, या इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के घड़े में कौन सी घटना होती है या कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण से उसका पानी ठंडा रहता है? तो वो होती है वाष्पीकरण के कारण से पानी, जल जो रहता है घड़े का वो ठंडा रहता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 को। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल
व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? तो 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 14, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होगा निर्वात में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक और प्रश्न अपने को याद रखना है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्वनि का वेग ये होता है 330 मीटर पर सेकेंड। ये दो जानकारी भी अपने को याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। और आज का इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का उपयोग होता है वो है यूरेनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का संकेत होगा यू, लोहे का होगा Fe, तांबे का होगा Cu, एल्यूमिनियम का होगा Al। ये संकेत भी अपने को याद रखना है। अब आपको इसमें और क्या चीज़ें याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रकृति में पाए गए तत्वों में सबसे भारी तत्व, प्रकृति में पाए गए तत्वों में सबसे भारी तत्व ये भी कौन सा है? ये है यूरेनियम। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है। चमकदार श्वेत रंग की धातु है। कौन सी धातु की बात हो रही? यूरेनियम की। इसकी परमाणु संख्या की बात की जाए यूरेनियम की, तो परमाणु संख्या है 92 और इसका परमाणु भार ये है 238। यहाँ पर परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार है 238। तो आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के 15 क्वेश्चन को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।